प्राचीन समय में श्रीधरणीपुर शहर जो नदी के किनारे बसा हुआ था, राजा चंद्रकेतु दयावान और उदार हृदय वाले राज्य करते थे। उनकी एक सुंदर और पतिव्रत धर्म को पालन करने वाली रानी सुरंजना थी। राजा अपनी रानी सुरंजना से अत्यंत प्रेम करते थे। उनके राज्य में सभी प्रजा बहुत सुखी पूर्वक और हर्षोल्लास के साथ वास करते थे। राजा चंद्रकेतु अपनी प्रजा से उतना ही प्रेम करते थे जितना कि वह अपने पत्नी सुरंजना से करते थे। एक दिन रानी सुरंजना को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस शुभ समाचार से पूरा राजमहल आनंद से भर उठा और उसी खुशी में राजा चंद्रकेतु ने अपने दरबार में एक भव्य नृत्य सम्मेलन का आयोजन कराया। और इस नृत्य सम्मेलन में आसपास के शहर से कई सुंदर स्त्रियां भाग लेने आई थीं। शाम का समय था, दीप जल चुके थे, संगीत की रागिनी गूंज रही थी और नृत्य कला का शुभारंभ हो चुका था। तभी राजा चंद्रकेतु की दृष्टि अचानक एक ऐसी कन्या पर पड़ी जो ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा हो, जिसके नृत्य की मोहिनी चाल और रूप की छटा ने उन्हें अपने प्रेम के आगोश में राजा चंद्रकेतु को बांध लिया। जब नृत्य सम्मेलन समाप्त हुआ तब राजा ने अपने वजीर को पास बुलाया और कहा, वजीर जी, जो कन्या नृत्य कर रही थी उसका रूप और उसकी कला मेरे मन को स्पर्श कर गई है। जाइए और उसके समक्ष मेरा विवाह प्रस्ताव रखिए। कहिए कि राजा चंद्रकेतु उसे अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। राजा की बात सुनकर वजीर रुद्रदत्त सिर झुकाकर तुरंत उस लड़की के पास गया। बड़े ही आदर के साथ उसने राजा का संदेश सुनाया और बोला, राजा चंद्रकेतु आपके रूप और नृत्य से बहुत प्रभावित हुए हैं। वह आपको अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। ये सुनते ही वह लड़की कुछ देर के लिए चुप हो गई। थोड़ी देर बाद वह वजीर से बोली, वजीर जी, ये प्रस्ताव मेरे लिए बहुत बड़ा है, कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सोचकर जल्दी ही अपना उत्तर दूंगी। कुछ दिन बीते, फिर वह नृत्यांगना विवाह के लिए मान गई। राजा चंद्रकेतु ने शुभ मुहूर्त देखकर उसका राजमहल में विधिपूर्वक विवाह कर लिया और उसे अपनी दूसरी रानी बना लिया। राजा चंद्रकेतु ने दूसरी रानी को बड़े ही प्रेम से चंद्रलेखा नाम दिया। बीते वर्ष में नई रानी से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इस तरह राजा चंद्रकेतु के कुल 3 पुत्र हुए। तीनों राजकुमार जैसे जैसे बड़े होते गए, उनमें से सबसे बड़ा राजकुमार विक्रमसेन जो वीर था पर भावनाओं में जल्दी बह जाता था, मंझला राजकुमार वीरेंद्रसेन जो गंभीर और सत्यनिष्ठ था, और सबसे छोटा राजकुमार रुद्रसेन संयमी, बुद्धिमान और साहसी। राजा तीनों पुत्रों से एक सा प्रेम करते थे। राजा चंद्रकेतु समय समय पर अपने बेटों को साथ लेकर जंगल में शिकार खेलने जाया करते थे। एक दिन राजा चंद्रकेतु का सबसे बड़ा पुत्र विक्रमसेन अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। वह पूरे दिन जंगल में भटकता रहा, परंतु उसके हाथ से एक भी हिरण का शिकार न हो सका। सूरज ढलने को आया। राजकुमार विक्रमसेन घनघोर जंगल में जब आगे बढ़ा तो उसने देखा कि अचानक झाड़ियों के पीछे से एक अजनबी बाहर निकला। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे, शरीर दुर्बल और चेहरा थका हुआ, मानो कोई दर्द भीतर से रिस रहा हो, और उसके कंधे पर सुंदर सा तोता बैठा हुआ था। राजकुमार विक्रमसेन की नजर उस पर पड़ी तो वह चौंक गया। उसने घोड़ा रोका और धीरे धीरे उस अजनबी के पास जाकर पूछा, अरे भाई, आप कौन हैं? इस सुनसान वन में यूं अकेले क्यों भटक रहे हैं? पर वह व्यक्ति चुप रहा। उसकी निगाहें सिर्फ खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थीं। यह देखकर राजकुमार ने अपने थैले से एक ताजा सेब निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। भूखा व्यक्ति बिना कुछ कहे सेब लपक कर खाने लगा जैसे कई दिनों से कुछ खाया ही न हो। राजकुमार ने उसे शांत होते देख फिर पूछा, आप कहाँ से आए हैं? क्या कोई संकट है? आपका परिवार कहाँ है? इतना सुनते ही उस व्यक्ति के हाथ से सेब गिर पड़ा। उसकी आंखें भर आईं और अगले ही क्षण वह फूट फूट कर रोने लगा। तो राजकुमार को और भी आश्चर्य हुआ। वह गंभीर स्वर में बोला, अरे भाई, मुझे बताइए, आप कौन हैं और क्यों इस तरह रो रहे हैं? तभी उसके कंधे पर बैठा हुआ तोता बोल पड़ा। उसकी आवाज स्पष्ट और भावपूर्ण थी, हे राजन, मेरे स्वामी कभी एक प्रतापी और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन आज यह अपने ही पुत्र के कारण इस दशा में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। राजकुमार यह सुनकर चौंक गया। उसने तोते की ओर देखा और कहा, हे वत्स, कृपया विस्तार से बताओ, ऐसा क्या हुआ जिससे एक वीर राजा इस अवस्था में पहुँच गया? तोता बोला, हे राजन, पास ही के कुंतल शहर में एक अत्यंत रूपवती राजकुमारी रहती है, जिसकी सुंदरता ऐसी है कि जिसने भी उसे देखा उसका दीवाना हो गया। कहा जाता है कि वह मानो स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा है। लेकिन जब कोई राजकुमारी से विवाह करने के लिए जाता है तो वह राजकुमारी एक शर्त रखती है कि वह विवाह तभी करेगी जब कोई युवक उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे सके। इसी कारण जो भी पुरुष विवाह की इच्छा लेकर उसके पास जाता है, वह राजकुमारी उससे वही एक प्रश्न पूछती है, और यदि कोई उसका उत्तर दे दे तो वह उसे अपना वर स्वीकार कर अपना पति बना ले। लेकिन ऐसा कोई भी युवक नहीं हुआ कि उसके प्रश्न का उत्तर दे पाए। जब कोई उत्तर नहीं दे पाता तो वह लड़की उसका शीश कटवा देती है। और उसी चक्कर में इनका एक पुत्र था जो कि उसी राजकुमारी के द्वारा मारा गया, और मेरे मालिक यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए
उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है तथा इसी वजह से इनका राज्य भी अब उसी राजकुमारी के कब्जे में है। तोता इतना बात कहकर अपने उस राजा के साथ घने जंगल में चला जाता है। तोता की सारी बात सुनकर राजकुमार के दिल और दिमाग में उस राजकुमारी वाली बात बैठ जाती है। राजकुमार बिना शिकार किए महल की तरफ लौटने लगता है। वह पूरे उसी के ख्यालों में इस प्रकार से खो गया था कि मानो उसके शरीर में जान ही नहीं है। राजकुमार महल लौटे तो सीधे अपने कक्ष में विश्राम के लिए चले गए, परंतु बिस्तर पर लेटने के बाद भी उनकी आंखों में नींद नहीं थी। वह करवटें बदलते रहे, लेकिन मन लगातार उसी रहस्यमयी राजकुमारी चंद्रप्रभा के विचारों में डूबा रहा, जिसके बारे में उन्होंने वन में उस विचित्र व्यक्ति और उसके तोते से सुना था। उसका रूप, उसकी शर्त और उसके कारण उजड़ चुका एक पूरा जीवन, ये सभी बातें राजकुमार के मन को बेचैन कर रही थीं। अगली ही सुबह वह बिना देर किए उठे अपना घोड़ा तैयार कर ही रहे थे कि तभी उनके माता पिता ने उसे रोकने की कोशिश की और पूछा कि हे राजकुमार, आप कहाँ जा रहे हैं? राजकुमार ने संक्षेप में उस राजकुमारी चंद्रप्रभा की सारी बातें बताईं। यह सुनकर माता पिता भयभीत हो उठे और बहुत समझाने लगे, परंतु राजकुमार ने किसी की एक न सुनी और उस राजकुमारी चंद्रप्रभा से मिलने चल दिया। राजकुमार जैसे ही उस राजकुमारी चंद्रप्रभा के महल पहुंचे तो कुछ ही क्षणों बाद वह रूपवती राजकुमारी चंद्रप्रभा महल की ऊंची अटारी से नीचे आई। उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान थी और वह राजकुमार की ओर देखते हुए मधुर स्वर में बोली, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु एक शर्त है, आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, तभी मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करूंगी, और यदि आप उत्तर नहीं दे सके तो याद रखिए आपका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। राजकुमार ने राजकुमारी चंद्रप्रभा की शर्त को निडरता से स्वीकार कर लिया और दृढ़ स्वर में कहा कि हे राजकुमारी चंद्रप्रभा, पूछिए आपका प्रश्न क्या है। मैं न केवल उसे सुनने के लिए तैयार हूँ बल्कि उत्तर देने में भी पूरी तरह समर्थ हूँ। यह सुनकर राजकुमारी चंद्रप्रभा मुस्कुराई और वही प्रश्न दोहराया जो वह अब तक अनेकों से पूछती आ रही थी, वही एक प्रश्न जिसने कितनों के प्राण ले लिए थे। जब उसने प्रश्न पूछा तो राजकुमार कुछ क्षण तक स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें राजकुमारी चंद्रप्रभा के चेहरे पर ठहर गईं, पर उत्तर उसके मन में नहीं आया। वह निरुत्तर हो गया। शर्त के अनुसार राजकुमारी चंद्रप्रभा ने आदेश दिया और राजकुमार का शीश धड़ से अलग करवा दिया गया। जब कुछ समय बाद यह दुखद समाचार उनके माता और पिता तक पहुंचा तो वह भीतर से टूट गए। दोनों छोटे भाई भी इस घटना से अत्यंत व्यथित हुए। बड़े भाई की ऐसी मृत्यु सुनकर अब मंझले राजकुमार वीरेंद्र सेन ने संकल्प किया कि वह स्वयं उस राजकुमारी चंद्रप्रभा के पास जाएगा और अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेगा। अब वह मंझला राजकुमार वीरेंद्र सेन भी उसी राज्य में पहुंचता है और सीधे उस रहस्यमयी राजकुमारी चंद्रप्रभा के महल में जाता है। परंतु जैसे ही राजकुमारी चंद्रप्रभा उसके सामने आती है, वह राजकुमार उसे देखता ही रह जाता है। उसकी सुंदरता ऐसी थी मानो कि स्वर्ग की अप्सरा धरती पर उतर आई हो। राजकुमार देखकर मोहित हो उठता है। उसके मन में विचार आने लगता है कि यह स्त्री कितनी अद्भुत है, काश मैं इससे विवाह कर पाता। लेकिन अपने संकल्प को याद करते हुए वह राजकुमार गंभीर होता है और राजकुमारी चंद्रप्रभा से पूछता है, मेरा बड़ा भाई कहाँ है? तब राजकुमारी चंद्रप्रभा ठंडी मुस्कान के साथ कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। यह सुनकर राजकुमार सोच में पड़ जाता है। कुछ क्षण बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा उससे कहती है, राजकुमार किस सोच में डूबे हो? तब वह कहता है, आप जितनी सुंदर हैं, मैं आपके सौंदर्य से अभिभूत हूँ और आपसे विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनते ही राजकुमारी चंद्रप्रभा उत्तर देती है, मैं विवाह तो कर लूंगी, परंतु मेरी शर्त है कि पहले आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। तब राजकुमार कहता है, ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर देने को तैयार हूँ। फिर राजकुमारी चंद्रप्रभा वही प्रश्न दोहराती है, परंतु दूसरा वाला राजकुमार भी उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है और उनका भी सर कटवा दिया जाता है। इसी प्रकार उस एक विवाह की शर्त के चक्कर में राजा चंद्रकेतु के 3 पुत्रों में से 2 मारे जा चुके थे। अब बचा सबसे छोटा पुत्र रुद्रसेन। जब उसे अपने दोनों भाइयों की मृत्यु का समाचार मिला तो उसका हृदय आक्रोश और पीड़ा से भर उठा। वह तुरंत अपने घोड़े पर सवार हुआ और उसी दिशा में निकल पड़ा, उस राजकुमारी चंद्रप्रभा के महल की ओर, जो अब तक अनेक युवकों की मृत्यु का कारण बन चुकी थी। राजकुमार के माता पिता ने उन्हें रोकते हुए कहा, पुत्र, हम पहले ही अपने 2 पुत्रों को खो चुके हैं, हम आपको खोना नहीं चाहते। परंतु रुद्रसेन ने एक भी बात न सुनी और दृढ़ स्वर में बोला, हे माताश्री और पिताश्री, मैं जा रहा हूँ उस हत्यारिन राजकुमारी चंद्रप्रभा से अपने भाइयों का प्रतिशोध लेने। या तो मैं बदला लेकर लौटूंगा, अन्यथा आप यह समझ लेना कि आपका कोई पुत्र था ही नहीं। अब मुझे आपकी सौगंध है, मुझे मत रोको। माता पिता ने अश्रुपूरित आंखों से उसे रोकने की अंतिम चेष्टा की, पर रुद्रसेन ने किसी की एक न मानी और आक्रोश से भरा हुआ आगे बढ़ गया। रास्ते में घोड़ा दौड़ाते हुए उसके मन में विचार आया कि जैसे मेरे दोनों भाई गए, वैसे ही यदि मैं भी सीधे जाकर उस राजकुमारी चंद्रप्रभा के सामने खड़ा हो गया तो शायद मेरा भी वही अंत होगा।
लेकिन मैं जाऊंगा जरूर, पर इस बार बिना सोचे समझे नहीं। अब उसने मन में एक युक्ति सोचनी शुरू कर कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे वह न केवल राजकुमारी चंद्रप्रभा के प्रश्न का उत्तर दे सके, बल्कि अपने दोनों भाइयों का बदला भी ले सके। उस राजकुमारी चंद्रप्रभा के महल से थोड़ा सा दूर एक बहुत मनमोहक और सुंदर बाग था। उसने अपने घोड़े को वहीं पर छोड़ दिया और उस बगिया के अंदर चला गया। राजकुमार को यह नहीं पता था कि वही स्थान राजकुमारी चंद्रप्रभा के विश्राम का प्रिय स्थल था। उस बगिया में एक शांत सरोवर था और वहीं उसके किनारे राजकुमार आम इंसान की वेशभूषा में खड़ा सोच रहे थे। कुछ ही देर में राजकुमारी चंद्रप्रभा अपनी कुछ सहेलियों के साथ वहां आई। कुछ समय बाद उसने अपनी एक सखी से कहा कि हमें बहुत प्यास लगी है, कृपया पानी ला कर दो। राजकुमारी चंद्रप्रभा की आज्ञा सुनकर सखी हाथ में बर्तन लेकर जल लेने उसी सरोवर के पास पहुंची जहां वह राजकुमार खड़ा था। जैसे ही उसकी दृष्टि उस युवक पर पड़ी, वह उसके रूप और तेज को देखकर मोहित हो गई। वह राजकुमारी चंद्रप्रभा की सहेली जल लेकर के आई और राजकुमारी चंद्रप्रभा को पिलाया। फिर तुरंत वापस उसी सरोवर के पास लौट गई और जाकर उस युवक से, जो कि वास्तव में राजकुमार था, कहा, हे युवक, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? क्षमस्व, लेकिन आपको देखते ही मैं आपके रूप पर मोहित हो गई। यदि आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो मैं शीघ्र ही आपसे विवाह करना चाहती हूँ। फिर राजकुमार ने शांत स्वर में पूछा, हे सुंदरी, लेकिन आप कौन हैं? तब वह स्त्री मुस्कुराकर बोली, मैं राजकुमारी चंद्रप्रभा की सहेली चंद्रवदनी हूँ। यह सुनकर राजकुमार चुपचाप उसके साथ उसके घर चला गया। चंद्रवदनी ने अपने आंगन में एक चारपाई बिछाई और उसे प्रेम से बैठा दिया। फिर वह भीतर गई और अपने हाथों से बना हुआ भोजन थाली में परोसकर बाहर लाई। वह प्रेम पूर्वक राजकुमार को भोजन परोस रही थी, परंतु वह राजकुमार कुछ सोच में डूबा हुआ था। उसकी निगाहें कहीं दूर ठहरी हुई थी और मन किसी गहरे विचार में उलझा हुआ था। यह देखकर चंद्रवदनी धीरे से मुस्कुराई और कोमल स्वर में बोली, हे मेरे मन के राजकुमार, आप क्या सोच रहे हैं? कृपया मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। जब इतनी बात उस राजकुमार ने सुनी तो वह फूट फूट कर रोने लगा। रोते हुए आंसुओं के साथ राजकुमार कहने लगा, मैं इसलिए उस सरोवर की बगिया में घूम रहा था क्योंकि तुम्हारी जो राजकुमारी चंद्रप्रभा है वही एक हत्यारिन है जिसने अब तक न जाने कितने निर्दोषों के सिर कटवाए हैं। उन्हीं में मेरे 2 बड़े भाई भी शामिल हैं और मैं उसी का प्रतिशोध लेने आया हूँ। इसलिए मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि वह राजकुमारी चंद्रप्रभा आखिर ऐसा कौन सा प्रश्न पूछती है। तब चंद्रवदनी ने उसे ध्यान से देखा और बोली, हे युवराज, वह प्रश्न तो हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले आप वादा कीजिए कि आप मुझसे विवाह करेंगे। चंद्रवदनी ने एक ओर जहां राजकुमार से विवाह का वचन ले लिया, वहीं उसके मन में यह डर भी था कि अगर वह वहां गए तो शायद लौट न सके। तब राजकुमार ने उसकी ओर देखकर कहा, मैं जरूर विवाह करूंगा, लेकिन पहले अपने भाइयों का बदला लूंगा। यह सुनकर चंद्रवदनी को संतोष हुआ और उसका विश्वास मजबूत हो गया। फिर उसने राजकुमार को चंद्रप्रभा से जुड़ा रहस्य बताना शुरू किया और कहा, हे युवराज, वह तो यहाँ आए हर व्यक्ति से केवल एक ही प्रश्न पूछती है और वह प्रश्न है, बताओ गुल सरोवर की रहस्य क्या है? तब राजकुमार ने चंद्रवदनी से कहा, हे प्रिय, यदि आपको यह प्रश्न पता है तो निश्चय ही आपको इसका उत्तर भी अवश्य पता होगा। कृपया आप ही मुझे इसका उत्तर बता दीजिए। लेकिन चंद्रवदनी तुरंत हाथ जोड़कर बोली, हे युवराज, यदि मुझे उत्तर का ज्ञान होता तो चाहे जो हो जाए मैं आपको अवश्य बताती, पर सच्चाई यह है कि मुझे भी इसका उत्तर नहीं मालूम। फिर चंद्रवदनी ने राजकुमार को बताया, हे युवराज, इस राज्य में एक साधु रहता है, केवल उसी को गुल सरोवर की कहानी का रहस्य पता है। और उसी साधु ने ही राजकुमारी चंद्रप्रभा को यह सलाह दी थी कि यदि कोई युवक तुमसे विवाह करना चाहे तो उससे यह प्रश्न पूछना कि गुल सरोवर की कहानी क्या है। हालांकि यहाँ तक कि राजकुमारी चंद्रप्रभा स्वयं भी इस कहानी के बारे में कुछ नहीं जानती, परंतु वह प्रश्न इसलिए पूछती है क्योंकि वह उस साधु से प्रेम करती है। यह सुनकर राजकुमार ने चंद्रवदनी की ओर देखा और कहा, आपने हमारा कार्य थोड़ा आसान कर दिया। अब मैं सबसे पहले उस गुल और सरोवर की कहानी का पता लगाऊंगा। तुम यहीं प्रतीक्षा करना, मैं लौटकर अवश्य आऊंगा। तब चंद्रवदनी घबराई हुई बोली, हे युवराज, मैं आपको बता सकती हूँ कि गुल सरोवर की कहानी कहाँ मिलेगी, परंतु वहाँ से जीवित लौटना लगभग असंभव है। वहाँ बहुत खतरा है। आप मत जाइए, इस जिद को छोड़ दीजिए। आप अपने भाइयों का बदला नहीं ले पाओगे। आप हमारे साथ विवाह कीजिए और बदला लेने के बारे में भूल जाइए। उस राजकुमार ने कहा, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, चाहे संकट कितने भी हों, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर और अपने भाइयों का बदला लेकर ही लौटूंगा। तब चंद्रवदनी ने सोचा कि अब हम चाहे इनको कितना भी रोकने की कोशिश करें, लेकिन यह नहीं रुकेंगे। तो फिर चंद्रवदनी ने खुद एक घोड़ा और एक तलवार राजकुमार के हाथ में दे दिया और कहा कि यह घोड़ा और यह तलवार आपके काम जरूर आएंगे। इसीलिए आप एक काम करना, यहाँ से जब आप दक्षिण दिशा की तरफ जाओगे तो आगे आपको गुफा में एक शेर मिलेगा और उस शेर से आपको डरना नहीं है, क्योंकि वह शेर बूढ़ा हो चुका है, जिस वजह से अब वह शिकार नहीं कर पाता है, परंतु वह शेर बहुत ही भूखा है। जब आप उसके पास जाओगे तो इस तलवार की मदद से रास्ते में उसके लिए कुछ खाने को जरूर ले जाना, और जब वह शेर गुफा से बाहर आए
इसके आगे के भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा सा कमेंट करें।